अच्छा बताओ, फटाफट बता दो, आगे बढ़ते हैं। पहले बताइए मैग्नेट के आसपास, मैग्नेटिक फील्ड, मास के आसपास, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ नहीं बोलोगे, किसी भी मास के आसपास ग्रेविटेशन, हमारी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। शायद हम आप एक दूसरे से प्रेम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो मास के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कौन नापेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसी पॉइंट चार्ज q से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। और कोई भी फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्लियर? शाबाश। अब देखिए जरा, हाँ इसमें एक और पैरामीटर इस्तेमाल होता है k का नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, और k की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, यानी कम से कम 1। जैसे एयर या वैक्यूम के लिए जनरल फार्मूले में k को गायब कर देते हैं, k का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मान लेते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन चल रहा है वो एयर या वैक्यूम में चल रहा, फ्री स्पेस में चल रहा। क्लियर हो गया ना? चलिए अब अगला टर्म देखिए बेटा, छोटी सी बात, हेल्प करना बेटा। अच्छा, चार्ज पार्टिकल कितने नेचर का पॉसिबल है? 2, या तो पॉजिटिव या तो, अच्छा पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा है। ठीक, अब सुनो, मान लीजिए हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच की स्टडी करें। हेल्प करना, बहुत इत्मीनान से हेल्प करना। कुछ लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं अभी हमको फिलहाल नहीं जानकारी है। एक पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। सुनना, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है? q, ये हमने फिक्स कर लिया। हमने चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड यानी q फिक्स कर लिया, और हम इसके लिए ग्राफ खींचने जा रहे हैं। किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का। तो एक एक्सिस हमने ले ली किसकी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और एक एक्सिस हमने ले ली किसकी? डिस्टेंस की। या ऐसा करें, पहले वेक्टर फॉर्म बता देते हैं, वेक्टर फॉर्म। ठीक, E और R के बीच का ग्राफ। किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी यानी किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के बीच में कभी ग्राफ खींचना हो, आपको रिजल्ट आना चाहिए। जैसे हम एक बात हमेशा कहेंगे कि डायमेंशन निकालनी है, विमा निकालनी है, तो फार्मूला आना चाहिए, और साथ ही साथ अगर ग्राफ खींचना है तो भी फार्मूला आना चाहिए। कोई फार्मूला पता है क्या तुम्हें? E R का पता है? अभी सीखा तुमने, क्या सीखा बेटा? E बराबर, हाँ जी मदद करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। किसके बीच ग्राफ खींच रहे हो? किसके बीच खींचना चाहते हो? E और, तो जिन दो के बीच में खींच रहे हो उनमें से एक होगा वेरिएबल, दूसरा होगा डिपेंडेंट। वेरिएबल वो जिसको आप स्वेच्छा से बदल सकते हो, और जो इसके बदलने से बदलेगा उसका नाम डिपेंडेंट। इस एक्सिस पर हमेशा कौन लिया जाएगा? वेरिएबल, जिसे हम बदलेंगे। और जो इसके बदलने से बदलेगा यानी डिपेंडेंट, किस एक्सिस पर लिया जाएगा? वाई एक्सिस पर। क्या लो डन? अब सुनो, ये नंबर कैसा? और आपने चार्ज पार्टिकल भी फिक्स कर लिया, यानी आप किसी फिक्स चार्ज पार्टिकल से दूरी बदल के यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहां कितना आया, यहां कितना आया, उसका ग्राफ खींचना चाहते हैं। हेल्प करना बेटा, हेल्प करिए। पहले बताओ E और R में आपस में क्या संबंध है? क्या गणित कोई संबंध बता रही? गणित एक संबंध बताती है। गणित कहती है कि काश E के सामने R होता तो जैसे जैसे R बढ़ता E भी ऐसा होता। लेकिन यहां अफसोस ऐसा नहीं है, यहां तो E और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर R को बढ़ाओगे तो E क्या करेगा? घटेगा। इसका मतलब नेचर कैसा? सुनना, हम कह दें कि अगर E R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, कैसा होता? तो अगर R को बढ़ाओगे तो E भी बढ़ेगा, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R को बढ़ाओगे तो E घटेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो लीनियर ग्राफ होता, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कर्व ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? कर्व यानी घुमावदार ग्राफ होगा। अब सुनना बेटा, R के एक बात ध्यान सुनना, इस बात को वहां ग्राफ में फोटो खींचने जा रहे हैं। R के बढ़ने के साथ साथ E घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। कैसे घटेगा? कर्व के फॉर्म में घटेगा। तो क्या ग्राफ का नेचर कर्व के फॉर्म में डिक्रीजिंग होना चाहिए? ऐसा ग्राफ आएगा। कोई डाउट तो नहीं? आपने कहा सर पूरी टेस्टिंग करिए, मैथ से टेस्टिंग करो। हमने कहा चेक कर लेते हैं, फार्मूला पता है, चेकिंग करते हैं। अच्छा, हम दो जगह टेस्टिंग करेंगे। एक टेस्टिंग करते हैं हम लोग R बराबर 0 पर। कहां पर? R बराबर 0। R बराबर 0 का मतलब आप चार्ज पार्टिकल से 0 डिस्टेंस पे हो, यहां बिल्कुल नजदीक खड़े हो। अच्छा सोच के देखो, अगर यहां R बराबर 0 रखो, कितना रखो? समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट। तो ग्राफ कहां भाग जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ। यहां कहीं भागेगा, यहां कहीं इनफाइनाइट। अभी ग्राफ नहीं पता, हटा दीजिए इनफाइनाइट।
ये बता रहा है कि सर r बराबर जीरो, r बराबर जीरो पर r बराबर जीरो रखा, समथिंग अपॉन जीरो, इनफाइनाइट, e की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही। और सुनो, r बराबर इनफाइनाइट रखो, r बराबर इनफाइनाइट, r बराबर इनफाइनाइट का मतलब r बराबर इनफाइनाइट, बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। क्या तुम्हें इस चार्ज पार्टिकल का प्रभाव महसूस होगा? यानी कितना प्रभाव महसूस होगा? जीरो। तो r बराबर इनफाइनाइट रखो, याद रखना समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो, तो e कितना हो जाएगा? जीरो। तो r बराबर इनफाइनाइट पर e घटते घटते कितना हो गया होगा? जीरो। यहां कहीं पहुंचा होगा, मरी हुई स्थिति में पहुंच गया, बिल्कुल गिरा हुआ। अच्छा, दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा? आपने कहा सर ये तो रिलेशन बिल्कुल क्लियर है, पहले बता चुके हैं कि r बढ़ेगा तो e घटेगा। ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? बोलो बोलो। हमने कहा r बढ़ेगा तो e घटेगा। दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है। अगर वेरिएबल के बढ़ने के साथ साथ डिपेंडेंट भी बढ़ रहा है तो ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग होगा, और अगर वेरिएबल के बढ़ने के साथ साथ डिपेंडेंट डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ का नेचर डिक्रीजिंग। हेल्प करो बेटा, आर के फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला कह रहा है आर बढ़ाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ाओगे तो ई घटेगा, और घटेगा तो ग्राफ का नेचर डिक्रीजिंग। तो कहां से डिक्रीज होगा? इनफाइनाइट से डिक्रीज होते होते कहां तक पहुंचेगा? जीरो तक। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, हमने इसकी मैथमेटिकल टेस्टिंग भी कर ली। तो यहां नेचर कैसा है? यहां नेचर है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बोलो बेटा, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्का। तो ये किसके किसके बीच का रिलेशन है? ई और आर के बीच का ग्राफिकल रिलेशन है। दोनों के बीच रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ग्राफ का नेचर कैसा है? कर्व, हाँ, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। कर्वेचर है कि लाइन है? कर्वेचर है। कोई डाउट तो नहीं? अब जरा देखो, ये किसकी टेस्टिंग कर ली हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जरा हेल्प करो, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का एक और तरीका, सुनते जाना बेटा, सुनते जाना। मान लीजिए हम यही फोटो फिर से बनाना चाहते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली एक्सिस पर, और डिस्टेंस बेटा इस वाली एक्सिस पर, इधर वाली एक्सिस पर। सुनते जाना। कभी भी ग्राफ बनाना हो, आप पड़ोस में एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए। क्या रख लीजिए? टेस्ट चार्ज। हेल्प करना, जिस किसी भी का ग्राफ बना रहे हो उसे फिक्स कर लो। उसे क्या कर लो? फिक्स। हम नोट करने का समय देंगे, प्लीज बोर्ड पर देखते हैं पहले आप। हम क्यू चार्ज पार्टिकल का ग्राफ बनाना चाहते हैं। किसके किसके बीच ग्राफ बनाना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डिस्टेंस के साथ साथ हम चेक करना चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, घटती है, क्या वेरिएशन आता है, ये सब चेक करना चाहते हैं। ठीक, सुनना ध्यान से। आपने कहा सर हमारे पास फार्मूला है। टेक मत लगाओ बेटा, टेक हटाओ सब लोग। हाँ, हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ग्राफ का फोटो तुमको पता है, R बढ़ेगा, E घटेगा, वो ग्राफ का फोटो पता है। हम इसको बिल्कुल सही बनाए। हम चाहते हैं कोई भी गलती ना हो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसा भी सवाल आ जाए। सुनना, जब भी कभी ग्राफ बनाना हो तो चार्ज पार्टिकल के पड़ोस में रख लो टेस्ट चार्ज। कौन रख लो? टेस्ट चार्ज। बेचारा कह रहे सर हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो खाली इसकी टेस्टिंग करने आए। इस टेस्ट चार्ज का कहना है कि हमारी कोई औकात नहीं, हम अपना इफेक्ट इसे महसूस नहीं करा सकते, लेकिन इसका इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं। तो हमने इससे पूछा किधर धक्का लग रहा है, किधर धक्का लग रहा है? तो Q0 का कहना क्या है कि अगर ये पॉजिटिव फिक्स कर दिया जाए तो इसकी वजह से इस पर धक्का, हेल्प करना, किस तरफ लगेगा? इसे बोल देना राइट साइड, इसे बोलना लेफ्ट साइड। तो Q पर, यानी Q की वजह से Q0 पर लगने वाला धक्का किधर की तरफ? राइट साइड। हेल्प करो, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का नेगेटिव। इसके लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करते हो? आई कैप। याद आया? वेक्टर के हिसाब से इसके लिए इस्तेमाल करते हो आई कैप। इधर क्या इस्तेमाल करते हो? माइनस आई कैप। इधर क्या इस्तेमाल करते हो? जे कैप। इधर माइनस जे कैप। हेल्प करना, क्या इस चार्ज पार्टिकल, छोटे वाले चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला धक्का आई कैप की डायरेक्शन में है? हेल्प करो, अगर इस पर धक्का इधर की तरफ लग रहा तो इस डायरेक्शन को हम कैसा मान लेते हैं? पॉजिटिव। तो अगर धक्का इधर लगा तो क्या मानेंगे? नेगेटिव, क्योंकि धक्का मतलब फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर की स्केलर। फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर की स्केलर। अरे फोर्स लगाते वक्त क्या लगा देते हो या फिर डायरेक्शन का ध्यान रखते हो? डायरेक्शन का ध्यान रखते हो। इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला धक्का ध्यान देना है कि राइट साइड लग रहा है या फिर लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड धक्का लगेगा तो उस धक्के को कैसा मानेंगे? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड को नेगेटिव। अगर पॉजिटिव धक्का लगा, अगर उसको पॉजिटिव फील्ड महसूस हुई तो फील्ड को हम कहां बनाएंगे? ऊपर की तरफ, और नेगेटिव महसूस हुई तो नीचे की तरफ। सुनना बेटा, दो चीजों का वेरिएशन है। अगर R का वेरिएशन चेक करना है, R चेक करना है, तो R इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, E इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। हर एक्सिस की अपनी अपनी प्लस माइनस है। बोलो भाई,
अब हेल्प करना, सारी बातें हमने बेसिक बता दी, जो हमने तमाम सारी बातें बता दी उनको समेटो, अब इकट्ठा करो एक एक करके। ये चार्ज पार्टिकल कौन है? क्यू, यही सोर्स चार्ज पार्टिकल है। हम इसी की वजह से डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करने। अच्छा, ग्राफ के लिए क्या आना चाहिए? अभी बताया था, फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आएगा तो ग्राफ बेस कर लोगे। फार्मूला क्या होता है? हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो। E बराबर, अरे पता है तुम्हें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R बढ़ेगा E घटेगा, कंफर्म, आंसर पता है। अच्छा, R बढ़ेगा E घटेगा, सुनना, इस वाले पर धक्का किधर की तरफ लगेगा? अगर चार्ज पार्टिकल यहां रखोगे किधर लगेगा? राइट साइड। राइट साइड मतलब प्लस की माइनस प्लस। ग्राफ ऊपर की नीचे? ऊपर, क्योंकि ऊपर बनाएंगे पॉजिटिव ग्राफ, नीचे बनाएंगे तो ग्राफ ऊपर बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा वो तुम पहले सोच चुके हो, पूरा कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। अब हेल्प करो, इधर से चार्ज पार्टिकल को उठाओ और इधर रख दो, इधर रखो, नई जगह रखो, नई जगह। टेक करना, चेक करना, चेक करना। बताओ, फिर से सोर्स चार्ज पार्टिकल इस पर लगाएगा धक्का। अब धक्का कहां की तरफ? अरे ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, दोनों के बीच रिपल्सन। तो ये वाला अगर फिक्स है तो इसको धक्का कहां लगाएगा? लेफ्ट साइड। राइट साइड धक्का पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। नेगेटिव धक्का मतलब फील्ड भी नेगेटिव, यानी फील्ड पीछे की तरफ काम कर रही, धक्का पीछे लग रहा। अगर फील्ड नेगेटिव तो बताओ ऊपर ग्राफ की नीचे ग्राफ? नीचे ग्राफ बनेगा, क्योंकि ऊपर को माना है पॉजिटिव, नीचे माना है नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे बनेगा। और बिल्कुल इसी तरीका बनेगा। तो नीचे ग्राफ ऐसा कैसे बनेगा? ऐसे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर के बीच का ग्राफ है। तो फिर ये ग्राफ क्या था? ये केवल आइडिया था, ये जनरल आइडिया था कि ई और आर के बीच ग्राफ का नेचर कैसा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फोटो बनाइए, फोटो बनाइए इसका, हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राफ, ग्राफिकल रिलेशन, फटाफट ड्रॉ करिए। ग्राफिकल रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। कभी एक्स एक्सिस पे नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक्सेस स्वेच्छा से रोटेट कर, किसी को वेरिएबल किसी को डिपेंडेंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मोस्टली ग्राफ बेटा ऐसे बनते हैं कि जिनमें वेरिएबल को हम एक्स एक्सेस पर रखते हैं और डिपेंडेंट को वाई पर। आप एक्सेस इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ का नेचर चेंज नहीं होगा। जिस प्रकार किसी फोटो को चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। फोटो में जो कैरेक्टर है तो उस तरीके से उसके देखने का नजरिया बदल सकते हैं आप, लेकिन ग्राफ बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये एक आइडिया ग्राफ था, वो एक आइडियल ग्राफ है। पिक्चर में वो देखेंगे आप, आंसर वो टिक करेंगे उसके हिसाब से। अच्छा, कॉमन सेंस भी ये कहता है कि अगर चार्ज पार्टिकल के दोनों तरफ साइड चेंज कर दोगे तो लगने वाले धक्के का साइड बदल जाएगा। साइड बदलेगा तो ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए बच्चों, क्या इतनी बात डन है? इसे रफ कर दें, रफ कर दें बेटा। अब देखिए जरा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ था सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए। अभी हम लोग डबल के लिए भी खींचेंगे, फोर्स भी देखेंगे। अब हम लोग थोड़ी नई चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं फिलहाल। पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं किसी नई चीज़ का, उसका नाम आप खुद बताएंगे, वो हमने बताएंगे आपको। सुनिए, मान लीजिए आपके पास, अब सुनो, अभी तक हम किसके साथ डील कर रहे थे? एक चार्ज पार्टिकल। कितने के साथ? एक। अब दो को लेके आ जाए, कम से कम दो तो लाने पड़ेंगे, सिलेबस आगे बढ़ाना, दो तो लाने पड़ेंगे। देखो, मान लीजिए ये आपका पॉइंट चार्ज है। चार्ज का नाम क्या रखा जाए? Q1। नाम बदल रहे हैं ना, लोग बदल रहे हैं। Q1 और दूसरे का नाम, इससे कुछ डिस्टेंस पर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? कुछ डिस्टेंस पर चले जाओ, यहाँ दूसरा चार्ज पार्टिकल रख लो। इस चार्ज पार्टिकल का नाम क्या रखो? Q2। ये किस नेचर का बेटा? पॉजिटिव। दूसरा वाला भी किस नेचर का? पॉजिटिव। समझते जाना। दोनों के बीच की सेपरेशन को मान लीजिए कितना? दोनों के बीच मान लो सेपरेशन कितनी? R। हेल्प करना, सब आंसर तुम्हें बताने। अच्छा, इससे पहले कि तुम आंसर की तरफ आओ, तुम्हें एक बात और बता दें। अगर कहीं पानी का फ्लो हो, पानी का फ्लो, वाटर करंट हो, और अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा या ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर चलने लगेगा? चलने लगेगा, क्योंकि उस पर एक प्रभाव पड़ेगा, उस पर एक मोमेंटम आएगा, जो मोमेंटम उसे वाटर देगा। ऐसा होगा। इसी तरीके से अगर कहीं फील्ड अवेलेबल है, फील्ड अवेलेबल है, ये फील्ड की लाइनें, फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइनें, अगर आपने इसमें रखा कोई चार्ज पार्टिकल, कौन चार्ज पार्टिकल? क्यू चार्ज पार्टिकल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्टिव है, याद करो अभी क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्टिव है उसकी वैल्यू का नाम रख लिया जाए ई, तो हम इसको ऐसे कहते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा
फोर्स के फॉर्म में। क्या बोला हमने? कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा किसके फॉर्म में? फोर्स के फॉर्म में। फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू क्यू। जैसे इस बात को हम हमेशा पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई A। अगर मैसिव बॉडी पर लगाओगे फोर्स तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो किसके रूप में आएगा? एक्सेलरेशन के रूप में आएगा। उसी तरीके से किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आपने किसी फील्ड में रख दिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा, लेकिन किसके फॉर्म में महसूस करेगा? फोर्स के फॉर्म में महसूस करेगा। ठीक, अब जरा हेल्प करो। ये कौन चार्ज पार्टिकल है? Q1। ये वाला कौन है? Q2। ठीक, अच्छा एक बात और बताइए जरा, अगर हम छोटा जनरल आइडिया ले रहे हैं, अगर हम Q चार्ज पार्टिकल के पड़ोस में छोटा सा Q चार्ज पार्टिकल और रख दें, Q0 और रख दें, इसे हम फिक्स कर दें, ये बड़ा वाला चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर धक्का कहां की तरफ लगेगा आपको बताना है। हम इसको बोल दे रहे हैं राइट साइड, इसे बोल दे रहे हैं लेफ्ट साइड। ये है सोर्स चार्ज पार्टिकल और ये वो है जो धक्का महसूस करने आया है। बताओ Q0 पर धक्का कहां लगेगा? राइट साइड, क्योंकि ये वाला कैसा? पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो एक प्लस दूसरे प्लस को क्या करेगा? रिपेल। कहां की तरफ? राइट साइड। आप राइट साइड को बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। कहां की तरफ? रेडियली आउटवर्ड। अच्छा यहां रखो, यहां रखिए। अब ये वाला प्लस इसे रिपेल करेगा कहां की तरफ? बाहर की तरफ। इधर रखो, ये वाला प्लस इसे रिपेल करेगा कहां की तरफ? बाहर की तरफ। हर बार धक्का बाहर की तरफ लगेगा। जो धक्के की डायरेक्शन होती है वही दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली डायरेक्शन होती है। इतनी बात दिमाग में रखनी। अब वापस मुद्दे पर आ जाइए, हमारे पास वापस से आ जाओ। दो चार्ज पार्टिकल थे। एक चार्ज पार्टिकल कौन था? Q1, दूसरा वाला Q2, और दोनों के बीच की सेपरेशन R। इतनी बात डन। दो चार्ज पार्टिकल के बीच की सेपरेशन R है। हम जा रहे हैं दोनों का इफेक्ट देखने। हेल्प करना, क्या Q1 चार्ज पार्टिकल, जो पूछे जवाब देना, जवाब चाहिए, क्या Q1 चार्ज पार्टिकल अपने आसपास कोई फील्ड बनाएगा? बोलो। अरे Q1 चार्ज पार्टिकल अपने आसपास कोई फील्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी ताकत का नाम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या यहां पर होगी? कितनी होगी? E1। नाम रख लो। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस फोटो में Q2 है, थोड़ी देर भूल जाओ। मान लीजिए आपके पास केवल चार्ज कितना है? Q1। उससे कितनी दूरी पर चले गए? R। क्या यहां पर फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। किसकी वजह से? Q1 की वजह से। नाम क्या रखा? E1। फार्मूला बोलो, आता है तुम्हें? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का नाम Q1 और डिस्टेंस कितनी? R²। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये फील्ड किसने बनाई, आप कहोगे ये फील्ड Q1 ने बनाई। किसने बनाई? Q1 ने। अब जरा बताओ ये कौन है? क्या इसके आसपास फील्ड होगी? क्या इसकी वजह से यहां पर फील्ड होगी? क्या इसकी वजह से यहां पर फील्ड इंटेंसिटी भी होगी? उसका नाम E2। अब जरा हेल्प करो, थोड़ी देर के लिए से भूल जाओ। Q2 की वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना? Q2। दूरी कितनी? R²। प्लीज हेल्प करो, सुनो बेटा। क्या Q1 की वजह से Q2 के आसपास एक फील्ड है? बोलो। फील्ड का नाम किसने बनाया? इसने बनाया। क्या Q2 की वजह से R दूरी पर यहां कोई फील्ड है? किसने बनाया? फील्ड का नाम E2। किसने बनाया? Q2 ने बनाया। क्या दोनों ने एक दूसरे के आसपास फील्ड बनाया है? Q1 ने Q2 के पास फील्ड बनाया E1, Q2 ने Q1 के पास फील्ड बनाया E2। याद करो, अभी सीखा है कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्या लिखा है? पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा। किसको महसूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसके फॉर्म में? फोर्स के। फार्मूला F बराबर Q मल्टीप्लाई बाई E। अब हेल्प करो, क्या ये चार्ज पार्टिकल, इधर देखो, सब भूल जाओ फोटो, जहां उंगली चले वहां ध्यान देना। क्या ये चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है? बिल्कुल। नाम E1। कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा फोर्स के फॉर्म में। अभी पढ़ रहे हैं, फोर्स का नाम बोलो F। फार्मूला इस्तेमाल करो, F बराबर Q मल्टीप्लाई बाई E। एक सेकंड। अच्छा बताओ जरा बेटा, एक बात और बताओ, ये किस पर फोर्स देखने जा रहे हो? Q2 पर। किसकी वजह से? Q1 की। तो उसका नाम रख दो फोर्स ऑन 2 नंबर ड्यू टू 1 नंबर। तो चार्ज पार्टिकल कौन है यहां पर? Q2। फील्ड कौन है यहां पर? E1। फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो सामने भी होना चाहिए वेक्टर। बात समझ पा रहे हो? हेल्प करते चला बेटा। F21 बराबर आओ वैल्यू कट कॉपी पेस्ट करते हैं। Q2 की जगह Q2 लिखो, घबराना मत। E1 कॉपी करो ऊपर से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
E1 की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, Q1 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा इस फार्मूले को तमीज से सजा कर लिखिए, F21 बराबर कांस्टेंट को ले लो बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 अपॉन आर स्क्वायर। रुक जाना बेटा, रुक जाना। क्या जैसी कहानी तुम्हें यहां देखने को मिली है वैसी इधर भी हो सकती है? अब फटाफट आंसर चाहिए, देर मत लगाना। ये कौन है? Q1। क्या ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर रहा है? किसको महसूस कर रहा है? E2 को। नाम बोलो। अच्छा, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड को महसूस करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड को महसूस करे किसके फॉर्म में? फोर्स के फॉर्म में। फार्मूला क्या लगाओगे? F बराबर Q मल्टीप्लाई बाय E। ये किस पर फोर्स है? एक नंबर पर। किसकी वजह से? 2 नंबर की वजह से। चार्ज कौन सा ले ले? 1 नंबर। फील्ड किसका? 2 नंबर। वैल्यू चेक करना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। अच्छा, फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। F बराबर Q की जगह क्या रखा जाए? Q1। इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम फोटो कॉपी कर लो, ऊपर पूरी कॉपी कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूले को थोड़ा तमीज से सजा के लिखो, फोर्स ऑन 1 नंबर ड्यू टू 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या दोनों फोर्स अलग अलग है कि सेम? चेक करो। दोनों फोर्स अलग अलग की सेम? इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे की वजह से जो फोर्स महसूस करेगा वही दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले की वजह से महसूस करेगा। इसका मतलब ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अर्थात ये एक्शन रिएक्शन नियम आधारित है। साथ ही साथ दो चार्ज पार्टिकल के बीच में होने वाले इंटरेक्शन से आपको एक बात और स्पष्ट हो गई कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के फील्ड को महसूस कर रहे हैं। Q1 ने Q2 के फील्ड को महसूस किया और Q2 ने Q1 के फील्ड को महसूस किया, और हर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के फील्ड को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन किसके फॉर्म महसूस कर रहे हैं? फोर्स के फॉर्म में। तो आप कैसा कहोगे कि दो चार्ज पार्टिकल, नाम बोलते जाओ, Q1 और Q2, जिनके बीच का सेपरेशन कितना हो? R, वो दोनों एक दूसरे की वजह से फोर्स महसूस करेंगे। कितना फोर्स महसूस करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इधर भी लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो व्हेन टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जब दो आवेश चार्ज एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे जाएंगे तो वो धक्का मुक्की करेंगे, और उस धक्का मुक्की की वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और इसी फार्मूले को जनाब आप कूलम्स लॉ कहते हो। इसे आप क्या कहते हो? कूलम्स लॉ। हेडिंग डालने कूलम्स लॉ, पूरी बातें नोट करें इत्मीनान के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं। अब ये तो हो गई बेटा थ्योरेटिकल बातें, ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। इनमें से क्या कंक्लूजन निकला जहां से क्वेश्चन बनने की थ्योरेटिकल संभावना है, उसको देखते हैं जरा। रफ कर दे बेटा, थोड़ा जल्दी नोट करें। 1 2 टर्न 3 टर्न हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रिपीट हो, है ना, लेकिन फिर इसके बाद बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें नई सी हो जाएंगी। क्योंकि इसमें रफ्तार 2 घंटे की रहेगी, तो तेज़ रफ्तार बढ़ेगी। मेरे हिसाब से 10-12 टर्न कवर करने में शायद 4 से 5 टर्न लगेंगे मैक्सिमम, है ना। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अब जरा देखो, अब जरा देखिए, तो बताओ दो चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे के रीजन में रखे जाएं, यानी ये वाला इसे महसूस कर सके, ये वाला इसे महसूस कर सके, तो दरअसल दोनों एक दूसरे को महसूस करेंगे, दोनों एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन करेंगे, दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑपरेट करेंगे, और फोर्स का अमाउंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की सेपरेशन का होल स्क्वायर। सहमत है सभी लोग? कोई समस्या तो नहीं? और इसे हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। ध्यान दें, यूनिवर्स में कई तरीके के फोर्स हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स, ये बातें हम कई बार बोलेंगे पूरे सिलेबस के समय। जैसे न्यूक्लियर फोर्स जो नाभिक के अंदर लगते हैं, वो सबसे स्ट्रांग फोर्स हैं। यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर फोर्स में से आता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर साथ ही साथ जब एनएलएम पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, और न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे। सबसे ताकतवर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, उससे कमजोर फोर्स सेकंड नंबर कौन सा फोर्स? कूलम्बियन फोर्स।
सेकंड नंबर पर कूलम्बियन। एम से पूछा जा चुका है ये वाला सवाल, हाँ पहले पूछा गया था लेकिन पूछा गया था बेसिक बातों पर, इसीलिए लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। एफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग, उससे कमजोर कौन? कूलम्बियन फोर्स। उससे कमजोर कौन? उससे कमजोर कौन है बेटा? वंडरवॉल फोर्स या वीक फोर्सेस। वंडरवॉल, वंडरवॉल समझते हो ना? अरे बहुत सिंपल बताएं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है जिसकी वजह से वो आपस में है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, ये सब वीक फोर्स में। और सबसे कमजोर फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। मगर ध्यान रखें, यही फोर्स ऐसा इतना ताकतवर है कि हम सबको मदद करता है कि हम अर्थ पर रुके रहें, और अगर हम अर्थ पर रुके रहेंगे तभी तो सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे फंडामेंटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, मामले में बहुत कमजोर लेकिन बहुत स्ट्रांग, इफेक्टिव। तो न्यूक्लियर फोर्स, फिर कोलंबियन फोर्स, फिर वंडरवॉल फोर्स, और इसके बाद सबसे लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द पुअरेस्ट फोर्स एग्जिस्टिंग इन द नेचर, प्रकृति में अस्तित्व रखने वाला सबसे कमजोर फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स प्रकृति में अस्तित्व रखने वाला सबसे स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है भाई, चलो अब सुनो बेटा इसके मुद्दे की बात है, यहां से क्या कंक्लूजन निकले सुनना। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका नाम कोलंबियन फोर्स आ गया, कूलम का फोर्स का फार्मूला रेडी हो गया। सुनना, ये फोर्स अपने आप में पहला कंक्लूजन सुनते जाओ बेटा, ये फोर्स अपने आप में एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है? हेल्प करो बेटा, कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। और जितने फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स टाइप के होंगे, जितने फोर्स एक्शन रिएक्शन टाइप के होंगे, वो सब न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा? न्यूटन्स लॉ को। सुनते जाना कहानी। और जो न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं वो दरअसल रियल फोर्स कहलाते हैं, वास्तविक फोर्स कहलाते हैं। तो तुमसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि वर्चुअल फोर्स है, कूलम का फोर्स वर्चुअल फोर्स है कि रियल फोर्स है, आप कहोगे रियल फोर्स है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। कोई डाउट तो नहीं? आप जरा देखिए और सुनिए, सुंदर बात सुनता ना। अच्छा बताओ, ए दो चार्ज पार्टिकल है, ये इंडिविजुअल है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दो चार्ज पार्टिकल को अगर मिला दिया जाए तो ये एक सिस्टम कहलाएगा। सुनते जाना, मुद्दे की बात आ रही, ये क्या कहलाएगा? एक सिस्टम कहलाएगा। दिस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, और दोनों सिस्टम के लिए ये जो फोर्स है ये अंदर की बात है। कहां की बात है? बाहर की बात नहीं है। यही हम कहते हैं कि Q1 और Q2 दो लोग मिलकर एक सिस्टम बना लें तो इनके बीच में कुछ भी हो, इससे क्या मतलब? वो आपस में रखेंगे, ये इनके बीच का इंटरनल मामला है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, जो भी फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स किस तरह का फोर्स माना जाएगा बेटा? इंटरनल फोर्स। कैसा फोर्स माना जाएगा? इंटरनल फोर्स। और याद रखें, दो बॉडी के बीच का इंटरनल फोर्स कभी भी बॉडी के मोशन में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मोशन में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो हेल्प करो, जहां जहां चार्ज वहां वहां मास, हमने पहले बोला था, क्या बोला था हमने? जहां जहां चार्ज वहां वहां मास, जहां जहां मास वहां वहां चार्ज। अब चलो, अगर ये चार्ज पार्टिकल तो इसका अपना कुछ मास होगा, कितना मास होगा जनाब? m1। ये चार्ज पार्टिकल तो इसका मास होगा, कितना मास? m2। अगर ये वाला मास अलग है, ये वाला मास अलग है, लेकिन दोनों मिलकर अगर एक सिस्टम बना रहे हैं तो हर सिस्टम का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप सारा मास इकट्ठा मान सकते हैं। यानी अगर आपका मन है कोई कैलकुलेशन करने का तो आप m1 m2 को एक जगह पर मान सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सुनना बेटा, इन दोनों के लिए ये जो फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। सुनते जाना बेटा, कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। और अगर इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब यही इन दोनों को आपस में इधर घसीट रहा, या ऐसे धक्का दे रहा, ऐसे धक्का दे रहा, बीच का मामला है। जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, क्या बोला हमने? जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल, ये दो के अलावा अगर हम तीसरे आ जाएं तो हम एक्सटर्नल कहलाएंगे। इन दो के अलावा अगर ग्रेविटी इन पर काम करे तो एक्सटर्नल कहलाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच जो फोर्स चल रहा है अभी, वो कौन सा है? इंटरनल। तो जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तब तक सेंटर ऑफ मास अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। क्या नहीं करता? अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। अगर वो रुका है, रुका रहेगा, चल रहा है, चलता रहेगा, जैसा है वैसा बना रहेगा। तो हेल्प करना, अगर मैं तुझे छोटा सवाल कर दूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड कि अब की बार नीट में भगवान करे आ जाए, सुनना, बड़ा अच्छा सुंदर सवाल। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल, सुनते जाना बेटा, सुनते जाना, जहां जो चीज जरूरी वहां बताएंगे, इसे हो सकता है फिर रिपीट करें जब आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल Q1, ये वाला चार्ज पार्टिकल Q2, दोनों अपोजिट नेचर के। कैसे नेचर के? अपोजिट। अपोजिट मतलब एक को मान लो पॉजिटिव, दूसरे को मान लो नेगेटिव। अच्छा हेल्प करो, अगर चार्ज है तो इसके पास मास होगा,
अगर उधर भी चार्ज है उसके पास मास होगा, क्योंकि चार्ज जहां जहां मिलेगा वहां वहां मास जरूर मिलेगा। तो हेल्प करना, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल अपने आप में मास की तरीके ट्रीट किए जाएं तो हर सिस्टम का अपना एक ऐसा पॉइंट होता है जहां आप सारा मास इकट्ठा मान सकते हैं, उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास कब तक बदमाशी नहीं करता? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। हेल्प करो, इन दोनों का नेचर अपोजिट है। अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? बोलो बोलो, अरे बेटा अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात, इस पर क्या लगेगा? अट्रैक्शन। इस पर क्या लगेगा? अट्रैक्शन। दोनों के बीच काम करने वाला इंटरनल फोर्स, दोनों के बीच काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? इंटरनल। और जब तक सिस्टम पर इंटरनल लगेगा तब तक सेंटर ऑफ मास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो बताओ, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर वो पहले से 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो अब भी दोनों के अट्रैक्शन के बावजूद भी 3 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। अगर ये रेस्ट पर था, तो हो सकता है अट्रैक्शन की वजह से ये वाला इधर मूव करे, ये वाला इधर मूव करे, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करे। क्यों नहीं मूव कर रहा? अरे सेंटर ऑफ मास कह रहा भैया हम इंटरनल मामले में डिस्टर्ब नहीं हो सकते, हमको कोई एक्सटर्नल डिस्टर्ब कर सकता है। क्या मेरी बात समझ गए? कोई डाउट तो नहीं बेटा? हेल्प करो फटाफट। दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स, हेल्प करो। दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स का नाम कोलंबियन फोर्स। दो के बीच अगर डिस्टेंस r है, चार्ज पार्टिकल q1 और q2, लगने वाला फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। साथ ही साथ कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब ब्रह्मांड में जितने भी फोर्स न्यूटन लॉ को फॉलो करेंगे, चाहे पहले को, चाहे दूसरे को, चाहे तीसरे को, सारे फोर्स कैसे कहलाएंगे? रियल फोर्स। सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड रूप में देखा जाए तो यह कहलाएगा एक सिस्टम। ये क्या कहलाएगा? सिस्टम। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कब तक प्रभावित नहीं होगा? जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी इंटरनल फोर्स कभी उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई डाउट तो नहीं? तो सवाल ये था कि मान लीजिए Q1 और Q2 दो अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच सेंटर ऑफ मास कहीं पर रखा है। अगर ये पहले से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था तो हो सकता है Q1 अट्रैक्शन की वजह से चल जाए, हो सकता है Q2 अट्रैक्शन की वजह से चल जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो केवल तब चलेगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? लिखें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। जल्दी लिखें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स relative to Coulomb's law. Some important points for Coulomb's law. Some important points for Coulomb's law. हाँ बेटा, अभी बताते हैं, जल्दी नोट करते जाओ बेटा। Some important points for Coulomb's law. Some important points for Coulomb's law. पहला नंबर, it is an action reaction force follows Newton's law. फटाफट लिखते जाओ। It is an action reaction force, रफ्तार तेज रखिए। इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स विच फॉलोज कूलम्स लॉ। इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स विच फॉलोज कूलम्स लॉ। हाँ सॉरी, विच फॉलोज न्यूटन। हाँ, इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स विच फॉलोज न्यूटन्स लॉ। ब्रैकेट में लिख लो रियल फोर्स। इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स विच फॉलोज न्यूटन्स लॉ, which follows Newton's law। ब्रैकेट में लिख लो रियल फोर्स। आगे लाइन लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो किसी किताबों में नहीं लिखे होंगे, लेकिन आपको बार बार इस्तेमाल किए जाएंगे पूरी फिजिक्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर टू चार्ज पार्टिकल। अगला पॉइंट, फॉर टू चार्ज पार्टिकल कूलम्बियन फोर्स इज इंटरनल फोर्स। For two charge particle, Coulombian force is या Coulomb force is internal force। दो चार्ज पार्टिकल के लिए कूलम का फोर्स एक इंटरनल फोर्स है।
आज पहला टर्न था इसलिए कोई डीपीपी नहीं, नेक्स्ट टर्न से डीपीपी इस वाले बैच की भी अलग अलग चलेंगे, यानी हर टर्न पर लगभग 10 से 12 सवाल यही हम लोग क्लास में करेंगे, 50% यहाँ 50% घर के लिए। हाँ जी रिपीट कर दें, क्या बोला हमने लास्ट में? हाँ, फॉर 2 चार्ज पार्टिकल कूलम्बियन फोर्स इज इंटरनल फोर्स विच विल नॉट डिस्टर्ब स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM, which will not disturb state of center of mass, which will not disturb state of center of mass, which will not disturb state of center of mass। ये ऑर्डर लिख लें, ऑर्डर ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन नेचर, ऑर्डर ऑफ फोर्सेस existing in nature, existing in nature, existing in nature। बोलिए भाई, कोई समस्या? ऑर्डर ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन नेचर। चले भाई, चलते जाएं। सवाल, एक सवाल, फोटो पर ध्यान दो। सबसे पहला सिंपल सवाल, बिल्कुल बच्चों वाला। पहला सवाल, एक चार्ज Q, आइडेंटिकल, पेन चलाते जाओ साथ साथ, दूसरा आइडेंटिकल चार्ज Q और दोनों के बीच की सेपरेशन R। आंसर देना, केवल आंसर देना। क्या इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा? क्या इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा? कितना काम करेगा? क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है। कौन, किस नियम ने बताया? कूलम्स लॉ ने बताया। कूलम्स लॉ साहब क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, पहला चार्ज Q, दूसरा Q, बीच की सेपरेशन R²। ये फोर्स कौन किस पर लगा रहा? पहला दूसरे पर, दूसरा पहले पर, या दोनों एक दूसरे पर? दोनों एक दूसरे पर। तो क्या ये दोनों के बीच काम करने वाला फोर्स म्यूचुअल फोर्स कहलाया जा सकता है? साथ ही साथ अरे बिल्कुल म्यूचुअल कहलाएगा बेटा, म्यूचुअल। और म्यूचुअल के साथ साथ ये और क्या कहला सकता है? इंटरनल फोर्स। ये क्या डिस्टर्ब नहीं करेगा? सेंटर ऑफ मास। शाबाश, इतनी बातें नोट करो। साथ ही साथ ये रियल फोर्स भी है, रियल फोर्स तुरंत नोट करते चलो। दूसरा एग्जांपल, हमने ये देखा एक चार्ज पार्टिकल की डीलिंग एक चार्ज पार्टिकल के साथ, एक चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल। आशुतोष जाना है? हाँ। आप सुनो हाँ, तो लोग पहले पढ़ चुके ना इस वाले टर्म, 2-4 टर्म तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है एक चीज रिपीट लगे। अब देखो जरा, इधर देखो, सेकंड नंबर। अच्छा, ये डीलिंग किसके, सुनो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चलो। यहां कितने चार्ज पार्टिकल की डीलिंग है? एक की डीलिंग एक के साथ। अब ज्यादा लेते हैं। अच्छा, ये सिस्टम है, या दोनों मिला के सिस्टम है? दोनों मिला के सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है। अब आगे देखिए, हम 3 चार्ज पार्टिकल लेने जा रहे हैं बेटा। एक Q, दूसरा ये वाला Q और तीसरा ये वाला Q। हमने 3 चार्ज पार्टिकल लिए, 3 चार्ज पार्टिकल, आइडेंटिकल 3 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोने में रखे 3 चार्ज पार्टिकल। इक्विलैटरल मतलब जिसकी साइड्स बराबर हो। तो मान लीजिए ये वाली साइड A है और ये वाली साइड भी अपने यहां A हो जाएगी, और ये वाली साइड भी बेटा अपने आप A हो जाएगी। सारी साइड्स बराबर, ट्रायंगल इक्विलैटरल, इसके तीनों कॉर्नर पर चार्ज पार्टिकल Q रख दिया। मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है। हमसे कह रहा फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल यानी Q प्लेस्ड एट C। ठीक है भाई, हमसे कह रहा फाइंड नेट चार्ज यानी Q पर नेट चार्ज बताइए, जो कहां रखा है? C पर रखा है। हेल्प करो बेटा, हेल्प करो। अच्छा बताओ, इस चार्ज पार्टिकल पर कितने लोग इंटरेक्ट करेंगे?
भैया सिंपल सी बात है, हर चार्ज पार्टिकल अपने, सुनना बहुत ध्यान से स्टेटमेंट, हर चार्ज पार्टिकल अपनी सराउंडिंग के सारे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्शन शो करेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल के साथ दो लोग डील करेंगे, कौन कौन, जो बी पर रखा है और जो ए पर रखा है। अच्छा बताओ जरा, इसका नेचर पॉजिटिव, इसका नेचर पॉजिटिव। आप किस पर फोर्स पता करने में इंटरेस्टेड हैं, ए पर, बी पर, सी पर? आपको पता करना है नेट फोर्स प्लेस्ड एंड सी पर। तो जिस पर लगने वाला फोर्स देखना हो, जिस पर लगने वाला फोर्स देखना हो, उस पर लगने वाले फोर्स को देखना, वो दूसरों पर कितना लगा रहा है इस बात पर ध्यान नहीं देना। मतलब अगर हम सी पर फोर्स चेक करना चाहते हैं तो हम देखेंगे इस पर ए कैसे फोर्स लगा रहा है और इस पर बी कैसे फोर्स लगा रहा है। हम इससे मतलब नहीं रखेंगे कि ये वाला दूसरों पर कैसे लगा रहा है, हमें फोर्स पता करना सी पर। तो सी पर देखो फोर्स कैसे पता करोगे, पहले बताओ क्या ए वाले ने सी पर फोर्स लगाया? कहां की तरफ लगाया? कहां की तरफ? ये दोनों अपनी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग धक्का लगाएंगे, जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है कि Q1 Q2 अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो वो दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r² जैसे फोर्स से। और जो धक्का मुक्की होगी वो ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगी, यानी ज्वाइनिंग लाइन में बाहर की तरफ या ज्वाइनिंग लाइन में अंदर की तरफ। तो हेल्प करो, ये वाला Q जो ए पर रखा है, क्या वो सी पर धक्का लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कहां की तरफ? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब क्या? ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग बाहर की तरफ। और इस धक्के को आप कितना मान लीजिए? एफ। कितना मान लीजिए? एफ। हेल्प करना क्या ए पर रखा हुआ चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल? ए पर रखा हुआ चार्ज पार्टिकल सी पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल को धक्का दे रहा, कितने फोर्स से? एफ फोर्स से। बी पर वाला, बी वाला, क्या ये वाला भी सी को धक्का देगा? कहां की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग बाहर की तरफ। हेल्प करना, ये चार्ज पार्टिकल कितना था? Q, ये वाला Q, बीच की गैपिंग A, फोर्स कितना लगेगा? फोर्स बोलो। F बराबर 1/4πε0 Q/A²। के बार मत लिखा करो, हेल्प करो। इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? F बराबर 1/4πε0 Q/A²। हेल्प करना बेटा, अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसे F माना गया है तो क्या इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसे भी F मान लेना चाहिए, क्योंकि फोटो तो सेम दिखाई दे रही। तो सोचो अगर A वाले ने C पर धक्का लगाया बाहर की तरफ F, तो B वाला भी C पर धक्का लगाएगा बाहर की तरफ F। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, दोनों पर आइडेंटिकल फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? F और F फोर्स। हेल्प करो, क्या एक चार्ज पार्टिकल पर अगर एक से ज्यादा फोर्स काम करेंगे, सुनना बहुत ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ये बड़ा परेशान, ये कह रहा किधर जाएं सर, हम बी ए वाले धक्के की बात माने या बी वाले की बात माने? हमने सिखा किसी की बात मत मानो, तुम मानो रिजल्टेंट की बात। किसकी बात? रिजल्टेंट की बात। किसी पॉइंट पर अगर दो वेक्टर एक साथ काम कर रहे हो तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहां से जाता है? दोनों के बीच से। और रिजल्टेंट का सिंपल सा फार्मूला होता है आर बराबर, हेल्प करो, आपने अगर फर्स्ट पेपर पढ़ा है, आर बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब ए बी दो वेक्टर हुआ करते थे, अब की बार दोनों वेक्टर का नाम एफ और एफ। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर और सारे एंगल भी आपस में बराबर। सारे एंगल कितने कितने? 60 60 60। हेल्प करो, अगर ये एंगल 60 है तो क्या इसका वर्टिकल अपोजिट ये वाला एंगल भी 60 डिग्री? तो ये है पहला वेक्टर एफ, ये है दूसरा वेक्टर एफ, और दोनों के बीच एंगल कितना? 60। हेल्प करना, रखना यहां पे रखना, यहां रखना। पहले वेक्टर का स्क्वायर F² प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर F² प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर F दूसरा F, एंगल cos 60। cos 60 वही जो sin 30, कितना? 1/2, रखिए 1/2। सो R बराबर कैलकुलेशन करना बेटा, F² 2F², इधर 2 × F × F 2F² और cos 60 कितना? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2F² में F² जोड़ो 3F²। सो रिजल्टेंट कितना आ गया? अंडर के अंदर 3F²। क्या कोई बाहर आ सकता है? कौन बाहर आ सकता है? F। तो R बराबर F√3। जिन लोगों ने रिजल्टेंट अच्छे से पढ़ा उन्हें याद होगा 60 डिग्री पर अगर सेम वेक्टर काम करते तो उनका रिजल्टेंट सीधे एक वेक्टर मल्टीप्लाई बाई √3 आता है। अगर किसी पॉइंट पर एक जैसे दो वेक्टर काम करें, बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट आता है कोई एक ले लो मल्टीप्लाई बाई √3, सीधे आंसर आता है। इनमें से F पता है आपको? F पता है? F क्या है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच काम करने वाला फोर्स, जो कितना है? F बराबर 1/4πε0 Q/A²। प्लेस करिए तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? 1/4πε0 Q/A² √3। फोर्स है इसलिए किसके टर्म्स में लिख सकते हो? न्यूटन के टर्म्स में। ये फोर्स आ गया।
तो सुनना ध्यान से, हम एक एक करके स्टेप बढ़ा रहे हैं। पहले हमने देखा एक एक चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन, बोर्ड पे देखिए, वो आपको पता है। फिर हमने देखा एक चार्ज पार्टिकल का दो दो के साथ इंटरेक्शन, वो भी दिखाई दे रहा है। अभी देखेंगे एक चार्ज पार्टिकल का तीन के साथ इंटरेक्शन। फटाफट नोट करिए, बैच अपने फिक्स कर लीजिए। आप दोनों बैच पे भी आ सकते हैं, 12 से 2, 2 से 4, इनफैक्ट 12 से 4 पूरी फिजिक्स चलेगी, 12 से 2 में मैकेनिक्स चल रही है, जो कि आज एनएलएम स्टार्ट हो जाएगा। रिलेटिव ड्रॉप करके एनएलएम स्टार्ट करेंगे। और 2 से 4 में इलेक्ट्रोस्टैट्स का आज पहला लेक्चर था, तो अपने हिसाब से आप अपनी टाइमिंग्स माइंड मेकअप कर लीजिए। जो दोनों में आएंगे वो जल्दी कोर्स कवर कर पाएंगे, इतना है। बाकी दोनों बैचेस में सेपरेट दोनों चीज़ें पूरी पढ़ाई जाएंगी, वो आप निश्चिंत रहें। तो आई थिंक आज के लिए इतना काम काफ़ी है ना। ये बैच का फर्स्ट डे भी था, और साथ ही साथ अगले टर्न पर हम एक एक चार्ज पार्टिकल का 3 से इंटरेक्शन देखेंगे। एक बात और क्लियर कर दे, चार्ज और मास का आपस में कैसे कोरिलेशन है। हेल्प करो बेटा, क्या किसी भी एटम को अगर तुम झांक के देखोगे, सबके लिए है कॉमन बात है, सुनना बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। तो उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से भला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों पार्टिकल एग्जिस्टेंस में होते हैं कि नहीं होते? अस्तित्व में होते हैं, इसका प्रमाण भी है। अगर जो बॉडी एग्जिस्टेंस में है उसकी कुछ इंटीरियर प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो इसका मतलब मैंने कुछ बॉडी में मास रखा है। हमारे पास मास है, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास चार्ज है, ये इंटीरियर प्रॉपर्टी है, ये हमारी खुद की निजी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट का मतलब अगर ये नहीं होंगी तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज भी है, कितना? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। बेसिक बातें सबको आनी चाहिए। और अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, कितना? 9.1, आप पढ़ते हैं, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम। हेल्प करना, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा अपना अस्तित्व लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां चार्ज भी लेकर जाएगा और मास भी लेकर जाएगा। हेल्प करिए, अगर हमारे पास 2 आइडेंटिकल बॉडी है, इनमें से एक बॉडी का नाम ए रख लें, एक बॉडी का नाम रख लें बी, और दोनों बॉडीज न्यूट्रल हैं। कैसी हैं? न्यूट्रल हैं। अगर हम ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए हमने 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, तो इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, जहां से जाएगा वहां पर पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। इसीलिए हम कहते हैं चार्ज कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव। अब हेल्प करो, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा क्या अपना मास लेकर जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां मास लेकर जाएगा। तो क्या यहां मास पहले की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा आ गया? तो ये बॉडी एक्सेसिव मास पर है, इसमें मास भी एक्सेस पर हो गया। और ये वाली बॉडी जो इसका मास है उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मास निकाल लिया, इसका मतलब ये लैक ऑफ मास सफर करेगी, लैक ऑफ मास सफर करेगी। यानी इन दोनों बॉडी का चार्जिंग, सुनो एक सिंपल सवाल, अगर किसी बॉडी का चार्जिंग के पहले वेट किया जाए और चार्जिंग के बाद वेट किया जाए, क्या वेट में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो वेट कम हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज है तो वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो बेटा आज यहीं तक रखेंगे, कल वाले टर्म पर रेगुलर बैच चलेगा, जैसे चलता है वैसे चलेगा। अंडे संडे सब हर दिन रेगुलर क्लास चलेगी। जो बच्चे जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं वो अपना 12 से 4 पूरा आ जाएं। जिन्हें हौले हौले खत्म करना है अपनी तरफ से दोनों बैचों में दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और जो चाहे 12 से 2 आ सकते हैं, जो चाहे 2 से 4 आ सकते हैं। ठीक है? और वेक्टर की क्लास किस दिन? अगले दिन लेते हैं। सुनिए, खैर आपके लिए इतना सा होमवर्क है कि जितनी चीज़ें आज के टर्न पर पढ़ाई गई हैं उन्हें आप अच्छे से कंठस्थ करके आएँ। कल के टर्न पर आते ही आपको एक DPP यानी डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जो कि कूलम्स लॉ संबंधित होगा। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे। सबसे पहले हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे, फिर सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक, कल मुलाकात करते हैं सेम टाइम।